हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज शुरू करते हैं एक नया एक्सप्लेनर। और आज हम फिजिक्स का जादू यूज करके एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं जो आप हर रोज देखते हो पर शायद कभी सोचा नहीं होगा। तो लेट्स बिगिन विद पार्ट 1 ऑफ योर चैप्टर 9। कभी सोचा है डिनर टेबल पर बैठे हुए कि इस चम्मच के एक साइड से आपका चेहरा बिल्कुल ठीक दिखता है, पर जैसे ही पलटते हो बूम, सब कुछ उल्टा। आया है ना ये सवाल दिमाग में? चलो आज इसका जवाब ढूंढ के ही रहेंगे। ओके, सो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना हमें पहले गेम के रूल्स समझने होंगे, और यहाँ गेम का नाम है लाइट। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम चीज़ें देख कैसे पाते हैं? वेल, उन पर लाइट गिरती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, और वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों में एंटर करती है तभी हम उस चीज़ को देख पाते हैं। सिंपल। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना, लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। इस लाइन को हम कहते हैं रे। ओके, अब आते हैं इसके दो गोल्डन रूल्स पर। बिल्कुल पक्के नियम है ये। रूल नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा। और रूल नंबर 2, जो रे आ रही है इंसिडेंट रे, जो रे जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, और जो सरफेस पर 90 डिग्री लाइन है नॉर्मल, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में रहेंगे। और याद रखना, ये रूल्स चाहे शीशा फ्लैट हो या कर्व्ड, सब पर अप्लाई होते हैं। तो अब वापस आते हैं अपने चम्मच पर। वो कोई सीधा साधा फ्लैट मिरर तो है नहीं, है ना? उसकी जो घूमी हुई कर्व्ड सरफेस है वही है हमारा मेन सस्पेक्ट। तो चलो मिलते हैं अपने सस्पेक्ट से, द स्फेरिकल मिरर्स। और यही सबसे अमेजिंग बात है, आपका जो स्पून है ना, वो एक्चुअली एक में दो मिरर्स हैं। जो अंदर वाला गहरा हिस्सा है, सोचो जैसे एक गुफा, अ केव, वो है कॉनकेव मिरर। और जो बाहर वाला उभरा हुआ या बल्ज्ड आउट पार्ट है, वो है कॉन्वेक्स मिरर। एक ही चम्मच में दो अलग अलग दुनिया। ओके, सो इन मिरर्स का जादू समझने से पहले ना हमें इनके थोड़ी सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। एंड डोंट वरी, बहुत सिंपल से टर्म्स हैं, फटाफट समझ आ जाएंगे। सबसे पहला वर्ड है पोल। इसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का बिल्कुल बीच का पॉइंट, उसका मिड पॉइंट होता है। दैट्स इट, सिंपल। नेक्स्ट अप, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम सी से लिखते हैं। अब इसको समझने के लिए इमेजिन करो कि हमारा मिरर एक बहुत बड़ी सी कांच की बॉल का छोटा सा हिस्सा है, राइट? तो उस पूरी बॉल का जो सेंटर पॉइंट होगा ना, वही हमारे इस छोटे से मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और उसी इमेजिनरी बॉल का जो रेडियस था, मतलब उसके सेंटर सी से लेकर उसके सरफेस तक का डिस्टेंस, वही बन जाता है हमारे मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आर। तो पी से सी तक की दूरी हो गई आर। ओके, और अब एक ऐसी सीधी लाइन इमेजिन करो जो पोल पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होते हुए गुजर रही है। इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दिमाग में रखना, आगे सारे काम इसी के रेफरेंस में होंगे। ऑलराइट, सारे बेसिक टर्म्स हो गए। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। आखिर होता क्या है जब लाइट की रेज आकर इन मिरर्स से टकराती हैं? यहां से असली जादू शुरू होता है। तो जो कॉन्केव मिरर है ना, सोचो वो एक लाइट कलेक्टर है। उसका काम है अपने ऊपर आने वाली सारी पैरेलल रेस को एक जगह इकट्ठा करना, सबको पकड़कर एक ही पॉइंट पर ले आना। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग। द मिरर कन्वर्जेस द लाइट। और पता है, इसकी पावर को आप खुद चेक कर सकते हो। बस एक कॉन्केव मिरर लो, उससे सन की लाइट को एक कागज के टुकड़े पर फोकस करो। आप देखोगे वो सारी लाइट एनर्जी को एक इतने से डॉट पर कॉन्सेंट्रेट कर देगा कि कागज में आग लग जाएगी। दैट्स द पावर ऑफ कन्वर्जेंस। लेकिन हाँ, एक बहुत बहुत जरूरी वार्निंग। जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है, ये कोई मजाक नहीं है। प्लीज कभी भी सूरज को डायरेक्ट मत देखना, और ना ही किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होती हुई सनलाइट को। ये आपकी आंखों को सीरियसली परमानेंटली डैमेज कर सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, तो वो जो सुपर ब्राइट स्पॉट था ना, जिसने पेपर जला दिया, उसका एक स्पेशल नाम है। उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, या कैपिटल एफ। बेसिकली ये मिरर का फोकल पॉइंट है जहां सारी एनर्जी फोकस होती है। और इससे ना एक बहुत ही कूल और सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, वो हमेशा फोकल लेंथ एफ का डबल होता है। मतलब आर इज इक्वल टू 2f। सोचो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल फोकस एफ है, वो हमेशा पोल पी और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बिल्कुल बीच में एग्जैक्टली हाफ वे होता है। ओके, तो सारे क्लूज हमारे पास हैं। गेम के रूल्स पता चल गए, सस्पेक्ट्स की जानकारी मिल गई, उनकी सीक्रेट लैंग्वेज भी समझ आ गई। तो अब टाइम है उस चम्मच की मिस्ट्री को फाइनली सॉल्व करने का। अब इस टेबल को देखो।
ये बेसिकली हमारी चीट शीट है, इस मिस्ट्री का सीक्रेट कोड। ये टेबल स्पेसिफिकली कॉनकेव मिरर के लिए है, यानी हमारे चम्मच का अंदर वाला हिस्सा, और ये साफ साफ बताता है कि इमेज कैसी बनेगी, छोटी, बड़ी, सीधी, उल्टी। ये सब इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका चेहरा यानी ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर रखा है। तो चलो केस नंबर 1। जब आप चम्मच को दूर पकड़ते हो, राइट, तब आपका चेहरा बियॉन्ड सी वाली पोजीशन पर होता है। अब टेबल में देखो, इस पोजीशन के लिए क्या लिखा है। इमेज का नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। एंड दैट्स इट, यही रीजन है कि आपको अपनी शक्ल उल्टी दिखती है। लेकिन जादू अब होता है। जैसे ही आप चम्मच को बिल्कुल पास लाते हो, एकदम चेहरे के पास, तब आप टेबल की आखिरी वाली कंडीशन में आ जाते हो, बिटवीन P एंड F, और वहां देखो क्या लिखा है। इमेज सडनली बन जाती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधी, मैजिक। 1 सेकंड में उल्टी इमेज सीधी हो गई। मिस्ट्री सॉल्व। तो ठीक है, चम्मच के अंदर वाली साइड यानी कॉनकेव साइड की मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, पर उसके पीछे उभरे हुए हिस्से का क्या, द कॉन्वेक्स साइड? वेल, वहां इमेज हमेशा सीधी ही दिखती है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा, नो मैटर व्हाट, हमेशा एक छोटी और सीधी यानी इरेक्ट इमेज ही बनाता है। और यही रीजन है कि गाड़ियों के साइड मिरर्स कॉन्वेक्स होते हैं, ताकि उन्हें हमेशा पीछे का सीधा और ज्यादा बड़ा एरिया दिखे। तो सोचो, अगर एक सिंपल से चम्मच के कर्व्स इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम इस साइंस से और क्या क्या कमाल कर सकते हैं। आपकी कार की हेडलाइट से लेकर बड़े बड़े टेलीस्कोप्स तक यही प्रिंसिपल्स काम कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज, व्हाट विल यू डिस्कवर नेक्स्ट? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लाइट चैप्टर के लास्ट पार्ट में हमने प्लेन मिरर्स की बात की थी, पर आज की जर्नी और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि हम डाइव करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के सीक्रेट्स में। सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ मिस्ट्री। ऐसी मिस्ट्री जो आप सबने आई एम श्योर देखी है। हर गाड़ी के साइड मिरर पर यह वार्निंग लिखी होती है, पर क्यों? व्हाट्स द रीजन? आज हम इसे फिजिक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। और ये रहा पजल नंबर 2। सोचो, डेंटिस्ट के पास वो एक छोटा सा मिरर होता है, उससे आपके दांत का इतना बड़ा, इतना क्लियर व्यू कैसे मिल जाता है? वेल, इस एक्सप्लेनर के एंड तक इसका सीक्रेट भी आपको पता चल जाएगा। तो इन सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए ना, हमें पहले रे डायग्राम्स के 4 गोल्डन रूल्स समझने पड़ेंगे। थिंक ऑफ देम एज द चीट कोड्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ये समझ गए तो बिलीव मी, आगे सब कुछ इजी पीजी हो जाएगा। तो ये है हमारे 4 गोल्डन रूल्स। रूल 1 सुपर सिंपल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी। नाउ रूल 2 इसका ठीक उल्टा है। अगर कोई रे पहले ही फोकस से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। इजी, राइट? रूल 3 तो सबसे सिंपल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे बिना डिफ्लेक्ट हुए सेम पाथ पर वापस चली जाती है। और फाइनली रूल 4, पोल पर आने वाली रे सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस इन्हीं 4 रूल से हम कोई भी इमेज बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेट्स इन्वेस्टिगेट द कॉनकेव मिरर। ये वो मिरर है जो अंदर की तरफ कर्व्ड होता है, जैसे एक केव यानी गुफा। इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेस को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, यानी कन्वर्ज करता है। अब व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दीज डायग्राम्स ऑन योर स्क्रीन, देखो, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते हैं, इमेज का नेचर, उसका साइज और उसकी पोजीशन तीनों बदलते जाते हैं। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मतलब एट इन्फिनिटी, तो इमेज फोकस पर एक छोटी सी पॉइंट साइज बनती है। बट जैसे ही ऑब्जेक्ट पास आने लगता है, इमेज दूर जाती है और बड़ी होती जाती है। और यही है हमारे डेंटिस्ट वाले पजल का सॉल्यूशन। जब डेंटिस्ट आपके दांत को मिरर के बिल्कुल पास ले आते हैं, मतलब पोल और फोकस के बीच में, तो तभी हमें मिलती है एक वर्चुअल, सीधी यानी इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज, बिल्कुल साफ। एंड जस्ट लाइक दैट, मिस्ट्री नंबर 1 इज सॉल्व। ये टेबल आपके एग्जाम्स के लिए सब कुछ एक जगह समराइज कर देता है। इसे जरूर नोट कर लेना। सो द क्रूशियल पॉइंट टू रिमेंबर इज, कॉनकेव मिरर एक लौता ऐसा स्फेरिकल मिरर है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है, और एक स्पेशल केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी। इट्स क्वाइट वर्सेटाइल। और इन्हीं अमेजिंग प्रॉपर्टीज की वजह से कॉनकेव मिरर्स हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल हैं। टॉर्चेज और कार की हेडलाइट से लेकर शेविंग मिरर्स और बड़े बड़े सोलर फर्नेसेस तक इनका यूज हर जगह है। अब आते हैं दूसरे टाइप के मिरर पर, द कॉन्वेक्स मिरर। जहां कॉनकेव मिरर अंदर की तरफ कर्व्ड था, ये बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट होता है।
और जहां कॉन्केव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता था, ये लाइट को फैलाता है यानी डाइवर्ज करता है। इसलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इन डायग्राम्स को ध्यान से देखो, यहाँ एक ही पैटर्न है। इट्स वेरी कंसिस्टेंट। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, इन्फिनिटी पर या मिरर के पास, इमेज हमेशा, एंड आई मीन ऑलवेज, वर्चुअल इरेक्ट यानी सीधी और डिमिनिश्ड यानी छोटी बनेगी। एंड दिस इज द की टू आवर सेकंड मिस्ट्री। और बस यही रीजन है कि गाड़ियों में कॉन्वेक्स मिरर्स एज रियर व्यू मिरर्स यूज होते हैं, क्योंकि ये हमेशा सीधी इमेज दिखाते हैं, सो नो कंफ्यूजन। और क्योंकि ये बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं, ये ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा एरिया दिखाते हैं, जिसे हम कहते हैं वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इसलिए सेफ्टी के लिए ये बेस्ट है। मिस्ट्री नंबर 2 सॉल्व। देखा, कॉन्केव मिरर के टेबल से कंपेयर करो, ये कितना सिंपल है। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिए, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल, सीधी और छोटी ही बनेगी। नो कंफ्यूजन एट ऑल, सुपर प्रिडिक्टेबल। हाउ कूल इज दैट? जस्ट इमेजिन, एक छोटे से मिरर में पूरा का पूरा ताजमहल दिख जाता है। दिस जस्ट शोज कि फिजिक्स सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री और आर्किटेक्चर का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ओके, सो अब तक हमने रे डायग्राम से कॉन्सेप्ट्स को विजुअली समझा है, पर फिजिक्स में प्रिसाइज कैलकुलेशंस भी तो जरूरी है। तो चलिए अब हम इन पिक्चर्स को मैथ्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना सीखते हैं, ताकि हम न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकें। इसके नाम से डरना मत, इसे एक सिंपल ग्राफ की तरह सोचो। मिरर का जो पोल P है वो है ओरिजिन। अब जो भी लेफ्ट में है वो नेगेटिव, जो राइट में है वो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर है वो पॉजिटिव और जो नीचे है वो नेगेटिव। दैट्स इट। सिंपल रूल, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज नेगेटिव। और ये है मास्टर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन के साथ आप स्फेरिकल मिरर्स का कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, वैल्यूज पुट करते टाइम प्लस माइनस का यानी साइन का बिल्कुल सही यूज करना। और हमारा आखिरी टूल है मैग्निफिकेशन, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। ये एक सिंपल सा रेशो है इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का, और ये बताता है कि इमेज कितनी मैग्नीफाइड हुई है। और इसका साइन, दैट्स द रियल ट्रिक। अगर m नेगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और अगर m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। इट्स अ ग्रेट शॉर्टकट। तो आज हमने दोनों मिरर मिस्ट्रीज क्रैक कर ली हैं और उनके पीछे के फॉर्मूलाज भी सीख लिए हैं। द मेन टेक अवे फ्रॉम ऑल दिस इसकी फिजिक्स आपके चारों तरफ है, आपको बस उसे ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो ये रहा आपके लिए एक फाइनल थॉट। एक सिंपल सा चम्मच यानी स्पून आपकी पर्सनल फिजिक्स लैब है। उसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो एक कॉन्केव मिरर है और बाहर वाला हिस्सा एक कॉन्वेक्स मिरर। सो अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना कि दोनों तरफ आपकी इमेज अलग अलग क्यों दिखती है। सोचते रहिए और अपने आसपास की फिजिक्स को एक्सप्लोर करते रहिए। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो चलो आज आपके लाइट चैप्टर के कुछ सबसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स को एकदम मजेदार तरीके से क्रैक करते हैं। रेडी हो? लेट्स बिगिन। आपने कभी सोचा है गाड़ी के छोटे से मिरर में पूरा ट्रक कैसे दिख जाता है, या पानी के ग्लास में रखी पेंसिल टूटी हुई क्यों लगती है? इन सब डे टू डे मिस्ट्रीज में एक चीज कॉमन है, और वो है फिजिक्स। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कार मिरर की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इतने छोटे से मिरर में पीछे का इतना बड़ा ट्रक आखिर फिट कैसे हो जाता है? चलिए देखते हैं। अब देखो, ये एक क्लासिक न्यूमेरिकल है। ऐसे ही सवाल आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे, बट डोंट वरी, बिल्कुल घबराना नहीं है। चलो इसको एक साथ स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास 2 सीक्रेट वेपन्स हैं। इन्हें हम अपने डिटेक्टिव टूल्स भी कह सकते हैं। ये 2 फॉर्मूलाएं इस पूरे प्रॉब्लम को एकदम आसान बना देंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है मिरर फॉर्मूला। ये समझ लो मास्टर की है। 1/v + 1/u = 1/f। इसको अच्छे से याद कर लो। और दूसरा टूल है हमारा मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ये हमें क्या बताता है? सिंपल है, ये बताता है कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या कितनी छोटी, और साथ ही उसका नेचर क्या है, यानी वो रियल है या वर्चुअल। बहुत ज़रूरी है ये जानना। ओके, तो अब प्रॉब्लम पे आते हैं। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u है -5 मीटर। हमेशा याद रखो, साइन कन्वेंशन के हिसाब से मिरर के सामने रखी चीज़ का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो r का आधा f हो गया प्लस 1.5 मीटर। बस अब इन वैल्यूज को सीधा मिरर फॉर्मूला में फिट करना है। तो 1/v हो जाएगा 1/1.50
माइनस 1 बाई माइनस 5.00। ध्यान देना, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इट्स जस्ट सिंपल मैथ नाउ। चलो v के लिए सॉल्व करते हैं। और देखो आंसर आ गया, v इक्वल्स प्लस 1.15 मीटर्स। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये प्लस साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि इमेज मिरर के पीछे बन रही है, 1.15 मीटर्स दूर। और प्लस साइन ये भी बताता है कि इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट यानी बिल्कुल सीधी। एक काम और बाकी है, मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला यूज किया और m की वैल्यू आई प्लस 0.23। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इमेज एक्चुअल बस से बहुत बहुत छोटी है और इसीलिए वो इतना बड़ा ट्रक उस छोटे से मिरर में आराम से फिट हो जाता है। सो मिस्ट्री सॉल्व्ड। तो मिस्ट्री नंबर 1 सॉल्व हो गई। मजा आया? लेकिन लाइट का खेल यहीं खत्म नहीं होता। अभी तक हमने देखा कि लाइट जब किसी चीज से टकराती है तो क्या होता है, पर क्या होता है जब लाइट किसी चीज के आर पार जाती है, जैसे पानी या कांच से? वहां एक और जादू होता है। ये तो पक्का आप सबने घर पे ट्राई किया होगा, है ना? पानी के ग्लास में पेंसिल डालो तो वो अजीब सी टूटी हुई या मुड़ी हुई क्यों दिखती है? वेल, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। इस फिनोमिनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और ये ट्रिक सिर्फ पेंसिल के साथ नहीं होती। अगर आप बाल्टी में पानी भर के उसमें एक सिक्का डाल दो तो वो अपनी असली जगह से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, या फिर कांच के नीचे रखे लेटर्स भी ऊपर उठे हुए लगते हैं। ये सारी लाइट की ही ट्रिक्स हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेती है। बेसिकली वो बेंड हो जाती है। तो इन सब चीजों के पीछे आखिर है क्या? सिंपल सा रीजन है, लाइट का बेंड होना। जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में तिरछा एंटर करती है तो वो मुड़ जाती है, और इसी अजीब सी मैजिकल बेंडिंग को फिजिक्स में हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलो अब इसके भी कुछ रूल्स हैं, वो जानते हैं। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं है कि लाइट जैसे मन किया वैसे मुड़ गई। फिजिक्स में हर चीज के रूल्स होते हैं, तो लाइट की बेंडिंग के भी कुछ पक्के रूल्स हैं। लेट्स सी देम इन एक्शन। अब इस इमेज को ध्यान से देखो। जब लाइट रे हवा से इस ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक रही है, और जब वो ग्लास से निकलकर वापस हवा में जा रही है तो वो उस नॉर्मल से दूर भाग रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब आते हैं इसके लॉज पर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। पहला लॉ तो सिंपल है, लेकिन दूसरा, जिसे हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, वो कहता है कि साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बहुत पावरफुल लॉ है ये। ओके, रूल्स तो ठीक है, लेकिन कभी सोचा है लाइट बेंड होती ही क्यों है? ऐसा क्या होता है जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाती है? इसका राज उसकी स्पीड में छुपा है। यही है असल वजह। लाइट की स्पीड हर मीडियम में सेम नहीं होती। हवा में अलग, पानी में अलग और कांच में अलग। सोचो, आप एक साफ सड़क पे भाग रहे हो और अचानक से कीचड़ आ जाए, क्या होगा? आपकी स्पीड कम हो जाएगी और आपका डायरेक्शन भी थोड़ा बदल सकता है। लाइट के साथ भी बिल्कुल यही होता है, और बस यही लाइट के साथ होता है। एयर, जो कि एक रेयर मीडियम है, उसमें लाइट फास्ट ट्रैवल करती है, वो उसके लिए खुली सड़क जैसी है। और ग्लास, जो कि एक डेंसा मीडियम है, उसमें लाइट स्लो हो जाती है, वो उसके लिए कीचड़ जैसा है। और बस यही स्पीड का चेंज लाइट को बेंड होने पर मजबूर कर देता है। सिंपल, राइट? तो अब सवाल है, लाइट कितनी बेंड होगी, कम या ज्यादा? इसका जवाब देता है एक नंबर जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या n। ये नंबर हमें बताता है कि कोई मीडियम लाइट की स्पीड को कितना कम या ज्यादा करता है। तो अब जरा सोचिए, अगर हमने लाइट की इस बेंडिंग को कंट्रोल करना सीख लिया कि उसको कब, कहाँ और कितना बेंड करना है, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते? कैमरास, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, यहाँ तक कि आपकी आंखों पे लगे चश्मे, सब इसी एक सिंपल प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इसी के बारे में हम और जानेंगे अगली बार। हेलो फ्रेंड्स, कभी सोचा है आपने कि पानी में रखी हुई चीजें थोड़ी अजीब, थोड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखती हैं? या फिर एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास वो चीजों को इतना बड़ा कैसे कर देता है? वेल, इन सब के पीछे ना एक ही सीक्रेट है, लाइट का बेंड होना। तो आज हम इसी सीक्रेट को अनकवर करने वाले हैं और देखेंगे कि लेंसेज इसमें क्या कमाल करते हैं। तो चलिए एक बहुत सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। आप सबने देखा होगा कि पानी के ग्लास में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती है। तो क्या पेंसिल सच में मुड़ जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लाइट का एक जादू है, एक इल्यूजन। जब लाइट हवा से पानी में एंटर करती है ना, तो वो अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लेती है, यानी बेंड हो जाती है।
पर ऐसा होता क्यों है? आइए इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। लाइट केस इज अमेजिंग। बेंडिंग को साइंस की लैंग्वेज में हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। लाइट की स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं होती। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी स्पीड बदल जाती है और इसी स्पीड चेंज की वजह से वो बेंड हो जाती है। अब अहम सवाल ये है कि लाइट कितना बेंड करेगी? इसके लिए साइंस ने कुछ रूल्स बनाए हैं। इसके लिए एक स्पेशल टर्म है ऑप्टिकल डेंसिटी। अब इससे कंफ्यूज मत होना, ये वेट वाली डेंसिटी नहीं है। इसको ऐसे इमेजिन करो, मान लो लाइट एक कार है। खाली रोड पर कार एकदम तेज चलेगी, राइट? लेकिन अगर रोड पर बहुत ट्रैफिक है तो कार स्लो हो जाएगी। बस बिल्कुल वैसे ही जिस चीज की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है वो लाइट के लिए ट्रैफिक जैम जैसा है। लाइट उसमें स्लो हो जाती है और ज्यादा मुड़ जाती है। ओके, अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाँ एग्जाम फेवरेट पॉइंट आता है। ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी, यानी जो हम वेट के लिए यूज करते हैं, वो दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है केरोसिन। आप जानते हैं कि केरोसिन पानी पर तैरता है, यानी उसकी मास डेंसिटी कम है। लेकिन लाइट के लिए केरोसिन पानी से भी ज्यादा ट्रैफिक वाला है, यानी उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। इंटरेस्टिंग है ना? तो हम इस बेंडिंग को मेजर कैसे करें? इसका स्कोर क्या है? उसके लिए है ये सिंपल सा फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एन। ये बस हमें ये बताता है कि हवा के कंपैरिजन में किसी चीज के अंदर लाइट कितनी स्लो हो जाती है। जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा ट्रैफिक और उतना ही ज्यादा बेंडिंग। चलो अब इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही ली गई है। यहाँ अलग अलग मटेरियल्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है। देखो, एयर का नंबर सबसे कम है, ऑलमोस्ट 1। इसका मतलब यहाँ लाइट के लिए कोई ट्रैफिक नहीं, सबसे तेज चलती है। और जैसे जैसे हम लिस्ट में नीचे जाते हैं, वाटर, ग्लास और आखिर में डायमंड, ये नंबर बढ़ता जा रहा है। इससे क्या पता चलता है? और इस लिस्ट का चैंपियन कौन है? डायमंड, जिसका स्कोर है ए वॉपिंग 2.42। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये डायमंड के चमकने का, उसके स्पार्कल का सबसे बड़ा राज है। तो आपकी बुक का ही एक सवाल है, इस 2.42 का आखिर मतलब क्या है? सिंपल, इसका मतलब यह है कि लाइट जैसे ही हवा से डायमंड के अंदर एंटर करती है, उसकी स्पीड सडनली 2.42 टाइम्स कम हो जाती है। इतना ज्यादा स्लो डाउन, और इसी वजह से लाइट डायमंड के अंदर मल्टीपल टाइम्स इधर उधर टकराती है और जब बाहर निकलती है तो वो अमेजिंग स्पार्कल क्रिएट करती है, जिसके लिए डायमंड्स फेमस। तो अब तक हमने लाइट के बेंड होने का साइंस तो समझ लिया है, पर क्या हम इस बेंडिंग को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं? क्या हम इसे अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास हैं कुछ स्पेशल टूल्स जिन्हें हम कहते हैं लेंसेज। लेंसेज के दो मेन टाइप्स हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, और इनको पहचानना बहुत ईजी है। कॉन्वेक्स लेंस बीच से मोटा होता है, थोड़ा पेट जैसा, और कॉन्केव लेंस बीच से पतला होता है, एक केव यानी गुफा जैसा। इजी टू रिमेंबर, राइट? और इनका काम भी इनके शेप जैसा ही है। कॉन्वेक्स लेंस जो बीच से मोटा है, वो सारी लाइट रेस को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। सोचो जैसे सारे दोस्त एक जगह पार्टी करने आ गए हों। इस एक्शन को कहते हैं कन्वर्ज करना। और कॉन्केव लेंस जो बीच से पतला है, वो लाइट रेस को दूर दूर भेज देता है, जैसे क्लास खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इसे कहते हैं डाइवर्ज करना। और ये कन्वर्जिंग पावर कोई मजाक नहीं है, ये इतनी पावरफुल है कि जैसा आपके बुक की एक्टिविटी 9.11 में भी दिया है, आप एक कॉन्वेक्स लेंस से सूरज की सारी रोशनी को एक छोटे से पॉइंट पर फोकस करके कागज में आग लगा सकते हो। सोचो, इतनी सारी एनर्जी बस एक नन्हे से डॉट पर। तो ठीक है, ये लाइट को जमा या फैला तो रहे हैं, पर इसका फायदा क्या है? व्हाट्स द पॉइंट? वेल, इसका रिजल्ट है इमेजेस। आइए अब देखते हैं कि ये लेंसेज आखिर हमारे लिए इमेजेस बनाते कैसे हैं। ओके, आई नो कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा ट्रिकी है। इस टेबल को देखकर घबराना मत, बस एक पैटर्न नोटिस करो। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास ला रहे हैं, उसकी इमेज दूर जा रही है और बड़ी होती जा रही है। और ज्यादातर केसेस में इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, यानी उल्टी। बस एक स्पेशल केस है आखिर में, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पास आ जाता है, तब हमें एक सीधी इमेज मिलती है। अब आते हैं हमारे सिंपल और सीधे सादे दोस्त कॉन्केव लेंस पर। कॉन्वेक्स लेंस की तरह इसके ज्यादा नखरे नहीं है। इसका रिजल्ट हमेशा हर बार एक जैसा ही रहता है, तो इसको याद रखना बहुत बहुत आसान है। एग्जाम्स के लिए बस ये 3 मैजिक वर्ड्स याद कर लो। कॉन्केव लेंस से जो भी इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, यानी उसे पर्दे पर नहीं उतार सकते। हमेशा इरेक्ट होती है, यानी सीधी, और हमेशा डिमिनिश्ड होती है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी। दैट्स इट। ऑलवेज वर्चुअल, ऑलवेज इरेक्ट एंड ऑलवेज डिमिनिश्ड। सिंपल। तो अब सवाल ये उठता है कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं?
ये सारी फिजिक्स, ये रूल्स, इसका हमारी रियल लाइफ में क्या यूज है? चलिए देखते हैं कि ये सब कितना मैटर करता है। असल में लेंसेज हर जगह हैं। आपके चश्मे में, आपके स्मार्टफोन के कैमरा में, वो मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे डिटेक्टिव सबूत ढूंढते हैं, दूर के सितारे दिखाने वाले टेलीस्कोप में, और छोटे छोटे बैक्टीरिया को देखने वाले माइक्रोस्कोप में। इन सब में वही रिफ्रैक्शन का जादू काम कर रहा है जो हमने अभी सीखा। आपकी टेक्स्ट बुक बिल्कुल सही कहती है। हमारे चश्मे और घड़ी ठीक करने वाले का वो छोटा सा ग्लास, ये लेंसेज के सबसे बेहतरीन और कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जो हम रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं। और अब एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी आंख के अंदर भी एक नेचुरल लेंस है। अब जब आप इतना कुछ जान गए हो तो सोचो, अगर आपकी आंख का काम लाइट को एक जगह फोकस करके इमेज बनाना है तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस होगा या कॉनकेव? इसका जवाब जरूर सोचना, हम इस पर अगले पार्ट में बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो पिछले सेशंस में हमने रिफ्लेक्शन और मिरर्स को बिल्कुल मास्टर कर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और लेंसेज का कोड क्रैक करेंगे। तो चलो अपनी नोटबुक्स निकाल लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, एक बात सोचो, आपके फोन का कैमरा, आपके चश्मे या वो स्कूल की लैब वाला माइक्रोस्कोप, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? बिल्कुल सही, लेंसेज। ये सिंपल से ट्रांसपेरेंट पीसेस हमारी दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देते हैं। तो आज के इस डिजिटल ट्यूशन में हम इन्हीं लेंसेज के सारे सीक्रेट्स अनकवर करेंगे। सबसे पहले उनके गोल्डन रूल्स, फिर इमेज फॉर्मेशन, और फिर वो मास्टर फॉर्मूला जिससे हर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। और हाँ, एंड तक रुकना, क्योंकि मैं आपके चश्मे के नंबर का सीक्रेट भी बताऊंगा। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। देखो, लेंसेज से इमेज आखिर बनती कैसे है, यह समझने का सबसे बेस्ट तरीका है रे डायग्राम्स। और रे डायग्राम्स का मास्टर बनने के लिए आपको बस सिर्फ तीन गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं। ओके, तो गोल्डन रूल नंबर 1, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो लेंस से टकराने के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगी। सिंपल सा फंडा है, पैरेलल आओ, फोकस से जाओ, दैट्स इट। और रूल नंबर 2 तो रूल नंबर 1 का बिल्कुल उल्टा है, एकदम रिवर्स। अगर कोई लाइट रे पहले फोकस से आती है तो वो लेंस से टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। देखा फिजिक्स कितनी लॉजिकल है। एक रूल याद करो, दूसरा फ्री में मिल जाता है। और ये रहा रूल नंबर 3, सबसे आसान। मैं इसे VIP पास रूल कहता हूं। कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर यानी लेंस के बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से गुजरती है वो बिना मुड़े, बिना डिविएट हुए सीधे निकल जाती है। कोई बेंडिंग नहीं, कोई ड्रामा नहीं। तो बस यही है हमारे 3 गोल्डन रूल्स। इनसे हम कोई भी इमेज बना सकते हैं। ओके, अब रूल्स तो हमें पता चल गए हैं, तो चलो अब इमेज फॉर्मेशन का गेम खेलते हैं। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने अलग अलग जगह पर रखेंगे और देखेंगे कि उसकी इमेज कहाँ बनती है। और ये करने के लिए हमें अपने 3 में से कोई भी 2 गोल्डन रूल्स यूज करने हैं। जहां पर वो 2 रिफ्रैक्टेड रेज मिलेंगी, बस वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी। ये टेबल इमेज फॉर्मेशन के पूरे गेम की समरी है। एक पैटर्न नोटिस करो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के पास आ रहा है, इन्फिनिटी से F1 की तरफ इमेज उससे दूर जा रही है, बड़ी होती जा रही है, और ऑलमोस्ट हर बार रियल एंड इन्वर्टेड है। बस एक आखिरी केस अलग है, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास आ जाता है तब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। इस टेबल को अच्छे से रिवाइज जरूर करना। अब इस टेबल में से एक केस, ये वाला, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखते हैं तो उसकी इमेज एग्जैक्टली 2F2 पर बनती है और साइज बिल्कुल सेम टू सेम। नेचर होता है रियल और इन्वर्टेड। ये बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर स्टार मार्क कर लेना। रे डायग्राम से हमें एक आइडिया तो मिल जाता है, लेकिन एग्जाम्स में एग्जैक्ट आंसर्स के लिए, मतलब इमेज कहां बनेगी और कितनी बड़ी बनेगी, उसके लिए हमें फॉर्मूलाज चाहिए। तो चलो अब इस चैप्टर के 2 मास्टर फॉर्मूलाज सीखते हैं जो आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। लेकिन कोई भी फॉर्मूला यूज करने से पहले साइन कन्वेंशन समझना सबसे जरूरी है। इसे एक नंबर लाइन की तरह सोचो। लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो आपका 0 है। राइट साइड में सब कुछ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में सब कुछ नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। सिंपल। और हाँ, सारे डिस्टेंसेस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करने हैं। और ये रहा द लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f। यहां पर u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v है इमेज डिस्टेंस और f है फोकल लेंथ। ये छोटा सा फॉर्मूला इन तीनों को कनेक्ट करता है। इसको अच्छे से याद कर लो। एक गलती जो स्टूडेंट्स बहुत करते हैं वो है लेंस और मिरर फॉर्मूला में कंफ्यूज होना। देखो,
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, मिरर फॉर्मूला में प्लस साइन होता है, लेकिन लेंस फॉर्मूला में माइनस साइन होता है। ये छोटा सा डिफरेंस आपका पूरा आंसर गलत कर सकता है, तो बी केयरफुल। याद रखो, लेंस मतलब माइनस। हमारा दूसरा मास्टर फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, जिसे हम m से लिखते हैं। यह हमें बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितनी बड़ी या छोटी है। फॉर्मूला है h-h या सिंपली v/u। और एक प्रो टिप, अगर m का आंसर पॉजिटिव आए तो इमेज वर्चुअल और सीधी है, और अगर m नेगेटिव आए तो इमेज रियल और उल्टी है। बहुत हो गई थियरी, अब टाइम है एक्शन का। इन फॉर्मूलाज को आखिर यूज कैसे करते हैं? चलो आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 9.4 एक साथ सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इससे सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जो भी क्वेश्चन में दिया है उससे करेक्ट साइन के साथ लिखो। यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट h है प्लस 2.0 सेंटीमीटर क्योंकि वो सीधा रखा है, फोकल लेंथ f है प्लस 10 सेंटीमीटर क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है माइनस 15 सेंटीमीटर क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड पर होता है। ओके, तो हमें क्या निकालना है? इमेज का पोजीशन, यानी कि v। हमारे पास u है और f है, तो इन तीनों को कौन सा फॉर्मूला जोड़ता है? बिल्कुल सही, लेंस फॉर्मूला। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। अब बस इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डालना है। ध्यान से, फॉर्मूला को रीअरेंज करने पर मिलता है 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब वैल्यूज डालते हैं 1/10 प्लस 1/-15। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 1/v इज इक्वल टू 1/30। इसका मतलब v हुआ 30 प्लस सेंटीमीटर्स। सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमारा आंसर आ गया v इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर। लेकिन इसका मतलब क्या है? देखो, v का पॉजिटिव साइन हमें बताता है कि इमेज लेंस के राइट साइड में यानी दूसरी तरफ बन रही है, और जब भी इमेज दूसरी तरफ बनती है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होती है। अब हमें इमेज का साइज भी निकालना है। उसके लिए पहले हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। फॉर्मूला है m इज इक्वल्स v/u। वैल्यूज डालते हैं +30 डिवाइडेड बाय -15 जो हुआ -2। अब इस -2 का क्या मतलब है? माइनस साइन का मतलब है कि इमेज उल्टी है, इन्वर्टेड, और 2 का मतलब है कि इमेज ऑब्जेक्ट से डबल साइज की है। फाइनली इमेज की हाइट h' निकालने के लिए m को h से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा -4.0 सेंटीमीटर। और आखिर में अपने फाइनल आंसर को इस तरह से नीटली समराइज करके लिखो। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन 30 सेंटीमीटर्स ऑन द अदर साइड, और साइज 4.0 सेंटीमीटर्स यानी एनलार्ज्ड। हमेशा अपना आंसर ऐसे प्रेजेंट करो, एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इतनी सारी थ्योरी, इतने सारे फॉर्मूलाज, इन सब का रियल वर्ल्ड कनेक्शन क्या है? वेल, हो सकता है कि ये कनेक्शन बिल्कुल आपके चेहरे पर ही हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके चश्मे की पावर की। चलो पता करते हैं। देखो, लेंस की पावर का सिंपल सा मतलब है उसकी लाइट को बेंड करने की ताकत। जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा बेंडिंग। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पावर P बराबर है 1 फोकल लेंथ F। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए, और पावर की यूनिट होती है डायोप्टा, जिसे हम D से लिखते हैं। मान लो डॉक्टर ने आपको +2.0 डायोप्टर का चश्मा लगाया। इसका क्या मतलब हुआ? प्लस साइन का मतलब है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, और 2.0D पावर का मतलब है कि इसकी फोकल लेंथ होगी F इक्वल्स टू 1/P, यानी 1 डिवाइडेड बाई 2.0 जो हुआ +0.50 मीटर्स। देखा कितना आसान है इस कोड को क्रैक करना। और इसी के साथ हमारा आज का एक्सप्लेनर खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। अगर किसी के चश्मे का नंबर -2.5D है तो इसका क्या मतलब है? ये कौन से टाइप का लेंस है और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इसके बारे में सोचो और अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। कीप अर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।